सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 659 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड हाइप जरूर से कर देना। एंड बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। और बाकी तो जिन लोगों ने देख रखा है, तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। लेकिन उससे पहले सुपर बॉय डी प्रसाद, कुणाल, करण 99, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड रीजॉइनिंग जूफेन सिल्वर डीमंस। तो चलिए अब इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जब सेक्रेटरी रज़वान जूफेन की बात को नहीं मानते हैं, तो जूफेन उनके पास में आता है और उनसे कहता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो अब कुछ और पूछने के लिए नहीं रह गया है। इतना कहते ही जूफेन एक डेविल की तरह स्माइल करता है और यंग मास्टर सायू का गला पकड़ के उसे नीचे जमीन में दे मारता है और फिर उसका गला पकड़ के वापस से ऊपर की ओर उठाता है और फिर से उसके गले को और भी तेजी से दबाने लगता है। इस वजह से यंग मास्टर सायू दर्द में और भी जोर से कराने लगता है। तो अब इधर अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को इस तरीके से दर्द में टॉर्चर होता हुआ देख करके तो रज़वान भी उसके लिए परेशान होते हुए कहते हैं कि रुको रुको, आखिर तुम अब ये क्या करना चाहते हो। और जूफेन इधर सायू के गले को और भी जोर से प्रेस करने लगता है, जिस वजह से उसकी सारी सांसें टूटने लगती हैं और वो कांपते हुए मरने लगता है। देख करके सेक्रेटरी रज़वान अपने बेटे को बचाने के लिए जल्दी से जूफेन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और पहले ही काफी ज्यादा इंटरनली हैवी इंजर्ड होने की वजह से वो जूफेन के ऊपर हमला भी नहीं कर पाते। उससे पहले ही वो दर्द में खून की उल्टियां कर देते हैं। उसके अंदर जरा भी एनर्जी नहीं बाकी रह गई होती है, इसलिए वो दर्द के मारे जूफेन के कदमों में ही बैठ जाता है। मगर जूफेन उसे देखते हुए सिर्फ सीरियस तरीके से उससे इतना ही कहता है कि अब कहो, क्या तुम अब जिंदा रहना चाहते हो या फिर मरना चाहते हो। जूफेन की इस बात के ऊपर सेक्रेटरी रज़वान तो और भी ज्यादा गुस्सा होते हैं, लेकिन उसका कुछ कर नहीं पाते। बस अपने मरते हुए बेटे के चेहरे को देखते रह जाता है, जिसकी हालत और भी ज्यादा बुरी होने लगती है। तो वो ना चाहते हुए भी गुस्से में अपने दांत पीसते हैं और अपने बेटे को बचाने के लिए जूफेन से कहते हैं कि जब एक चींटी भी अपने जीवन को बचाने के लिए अपने जीवन से चिपकी रहती है, तो फिर एक मनुष्य के जीवन की इच्छा के बारे में और क्या ही कहा जा सकता है। जूफेन, तुम कमीने, तुम जो चाहो मैं वो करूंगा, बस तुम मेरे बेटे को छोड़ दो। इस पे जूफेन भी जल्दी से उसके बेटे के गले को छोड़ता है और उससे कहता है कि सेक्रेटरी रज़वान, ये हुई ना बात, अब तुमने एक सही चुनाव किया है। जो लोग समय को अच्छी तरीके से पहचानते हैं वही लोग हीरोज कहलाते हैं। इतना कहते हुए जूफेन फिर अपने पास से एक जेट स्लिप को बाहर निकालता है और उसे सेक्रेटरी रज़वान की ओर फेंकता है। तो उसे देख करके सेक्रेटरी रज़वान भी हैरान होते हुए जूफेन से पूछते हैं कि आखिर अब इसका क्या मतलब है। तो जूफेन हंसते हुए उनसे कहता है कि ज्यादा कुछ नहीं, मैं बस ये होप करता हूँ कि बस सेक्रेटरी रज़वान इसमें कुछ लिखने के लिए मेरी मदद करेंगे, इसलिए जो मैं आपसे कहूंगा आपको सिर्फ वही इसमें लिखना है। सुनकर तो सेक्रेटरी रज़वान अपनी बड़ी बड़ी आंखें फाड़ते हुए शॉक हो जाते हैं और अपने मन में कहते हैं कि जिस पल भी अगर मैंने इस जेट स्लिप पे ऊपर एक वर्ड भी लिखा, तो उसी वक्त मेरा सोल सिग्नेचर इस जेट स्लिप पर इम्प्रिंट हो जाएगा। जिसके बाद फिर वो जूफेन से कहते हैं कि जूफेन, इस तरीके से सारी पॉसिबिलिटीज और तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके पेश करने और मेरे मिस्टिकल एवेंट सेट को इस चीज का मेन अपराधी बनाने के बारे में नहीं सोच सकते। इतना कहने के साथ ही वो अपने मन में भी कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो उसके बाद मैं डबल ट्रेन मैनर के सामने जस्टिस की कितनी भी ज्यादा भीख क्यों न मांग लूं, कोई भी मेरी बात के ऊपर भरोसा नहीं करेगा। मगर मेरे पास इस दाग के साथ जीने के अलावा और कोई चॉइस भी तो नहीं है। उसी वक्त जूफेन भी सेक्रेटरी रज़वान की ओर आता है और स्माइल करते हुए उनसे कहता है कि सेक्रेटरी रज़वान, अगर तुम ऐसा करने के लिए नहीं मानते हो तो मैं तुम्हारे मिस्टिकल हेवन सेक्ट में किसी भी सर्वाइवर को नहीं छोड़ने वाला हूँ। मैं तुम्हारी जगह को पूरी तरीके से वेस्टर्न लैंड में बदल दूंगा और तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगा। जिसपे सेक्रेटरी रज़वान और भी ज्यादा गुस्से में चिल्ला करके जूफेन से कहते हैं कि तुम कमीने, तुम ऐसा नहीं करोगे। तो जूफेन भी उसे चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर मैं ऐसा क्यों नहीं करूंगा। जिसे देख करके तो सेक्रेटरी रज़वान की भी फट जाती है और फिर जूफेन एक डेविल लुक में उससे कहता है कि तुम्हें तो पता ही होगा कि सेंट्रल एरिया बाकी के लैंडों से वॉर छेड़ने के लिए तैयार खड़ा है और इसमें मिस्टिकल एवेंट सेट के इस बर्बादी को सैकड़ों बहानों से टाला जा सकता है। इसके अलावा मेरे साथ की ये लड़कियां तुम्हारे मिस्टिकल हेवन सेक्ट की डिसाइपल्स हैं और उनके डबल ड्रैगन मैनर में कहे गए बस कुछ शब्द ही तुम्हारे सेक्ट के सारे मामले को निपटा देंगे। क्योंकि लोअर 3 सेक्टों के किसी मामले की वजह से आखिर कौन ही ऐसे समय पर अपने बाकी के सेक्टों के साथ में रिलेशनशिप खराब करना चाहेगा ताकि इससे बाहर के दुश्मनों को हमला करने का अवसर मिल सके।
मुझे नहीं लगता है कि डबल ड्रैगन मैनर ये होने देना चाहेगा, क्योंकि एट द एंड रूल्स रेगुलेशंस तो सिर्फ शांति के समय में ही इस्तेमाल किए जाने वाले हथकंडे होते हैं, लेकिन जब दुश्मन दरवाजे पर दस्तक देने के लिए तैयार खड़ा होगा तो डबल ड्रैगन मैनर भी सिर्फ और सिर्फ वेस्टरलैंड की भलाई के ऊपर ही अपना ध्यान केंद्रित करेगा। और इस तरीके के नियमों के ऊपर समय बर्बाद करने के लिए आखिर किसके पास समय होगा। सैक लीडर जुआन, आप इतने लंबे समय से इस वेस्टरलैंड में मौजूद है, तो आपसे अच्छा इस बात के बारे में यहाँ पे और कौन ही जानता होगा। तो अब जुफन की सारी बातें सुनकर के सैक लीडर जुआन भी काफी ज्यादा घबरा गया होता है। उसे पता होता है कि जुफन की सारी बातें बिल्कुल सच है और अब उसके पास में जुफन की बात मानने के अलावा कोई और चारा भी नहीं है, इसलिए वो ना चाहते हुए भी आगे बढ़ता है और उस जेट स्लिप को उठा करके अपने हाथ में लेता है और जुफन से कहता है कि अगर सेंट्रल रीजन वास्तव में वॉर करने के लिए तैयार खड़ा है फिर तो मिस्टिक 11 सेट का ये मैटर तो उसके सामने भूलने लायक है। इस पर जुफन भी मुड़ते हुए स्माइल करता है और उससे कहता है कि ठीक है, अब मैं जो तुमसे कह रहा हूँ तुम वो लिखो। तो अब सबसे पहले हम लोग किंग चन के मैटर के ऊपर आते हैं। तुम डबल ड्रैगन गैदरिंग के मैचेस के लिए उसके पास आए थे और अब क्योंकि डबल ड्रैगन गैदरिंग भी खत्म हो गया तो अब तुम्हारा वो सौदा भी खत्म हो गया, लेकिन फिर भी तुमने उसे अपने सेक्ट में रोके रखने के लिए मजबूर किया और उसके हस्बैंड के रूप में मैं उसे यहाँ पर लेने आया था, लेकिन तुमने मुझे धक्का देना शुरू कर दिया और मुझे उसे यहाँ से नहीं ले जाने दिया, जिसके कारण हमारा ये युद्ध शुरू हुआ। इसके बाद मिस्टिक 11 सेट के कई सारे एल्डर्स ने मेरे ऊपर एक साथ हमला किया और फिर डीमन स्कैमिंग सेट के एल्डर्स मुझे यहाँ पर बचाने के लिए आए। इस वजह से दोनों पक्षों के बीच में एक भयानक युद्ध छिड़ गया। जब जूफन सैक लीडर जुआन से ये सब कुछ लिखने के लिए कह रहा होता है तो इन सब बातों से सैक लीडर जुआन तो गुस्से में उबल पड़ता है, मगर फिर भी जूफन के आगे कुछ नहीं कर पाता। सिर्फ गुस्से में अपने दांत पीसते हुए मन में कहता है कि क्या कह रहे हो, हमने तुम्हारे ऊपर हमला किया, कमीने वो तुम ही थे जो छुपा करके यहाँ पे हमारे सेक्ट में अपने इस पूरे सेक्ट के लोगों को ले आए, लेकिन फिर भी यहाँ पर तुम ये कहने की हिम्मत कर रहे हो कि तुमको निशाना बनाया गया था। तुम कमीने, तुम जैसा राक्षस मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। तुमने ये जानते हुए भी ऐसा किया कि इसका परिणाम क्या होगा। जूफेन, तुम तो वाकई में बहुत ही ज्यादा खतरनाक निकले। तो शुरुआत से ये सबकी प्लानिंग बना रखी थी और तुम्हें पता था कि आगे क्या होने वाला है। तुम्हें पता था कि मैं तुम्हारे झांसे में भी आ ही जाऊंगा। इधर दूसरी ओर जूफेन उसे बाकी की स्टोरी बताते हुए आगे कहता है कि फाइनली एक कठिन युद्ध के बाद में आखिरकार डीमन स्कैमिंग सेक्ट की जीत हुई और क्योंकि वे दोनों ही वेस्टरलैंड के सेक्ट्स हैं इसलिए उन्होंने आप पर नरमी बरती, लेकिन फिर भी युद्ध के दौरान कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा हुई और वो हमारी आशाओं के बिल्कुल भी अनुरूप नहीं थी। आपके क्लैन को भी पता था कि ये मामला बिना खून खराबे के भी सुलझाया जा सकता था और उन्होंने सिंसियरली माफी मांगी और वादा किया कि इस मामले को यहीं पे अब छोड़ देंगे। इसलिए इस चीज को साबित करने के लिए आप इस जेट स्लिप को लिख रहे हैं। तो बस इतना ही, आप समझ गए ना सैक लीडर जुआन, क्या अब आपको क्या लिखना है। तो जुफन की बात सुनने के बाद में सैक लीडर जुआन भी उस जेट स्लिप पे लिखते हुए अपने मन में गुस्से में कहते हैं कि फॉर गॉड सेक, ये तो साफ तौर पर हमें नीचे गिराने की कोशिश है। मैं इतने ज्यादा गुस्से में हूँ लेकिन फिर भी मैं इसके ऊपर पलटवार नहीं कर सकता। इसी के साथ में जुफन की कही गई सारी बातें लिखने के बाद में लीडर जुआन जुफन से कहते हैं कि क्या ये सभी रीजंस काफी हैं। जुफन उनसे कहता है कि आप लोग इस वेस्टरलैंड में काफी लंबे समय से रह रहे हैं, यहाँ के रूल्स और नियमों को मुझसे बेहतर तरीके से समझते हैं, तो आप ही बताइए कि आखिर मैं क्या बोल रहा हूँ। उनका तो सैक लीडर जुआन के मुंह से फिर से खून निकल आता है और वो मन में कहते हैं कि साले इतना कुछ लिखवा दिया, अब क्या लिखवाएगा। तभी इधर दूसरी वेनेवल की भी जूफन से कहते हैं कि स्टीवर्ट जू, इतना सब कुछ काफी है। स्टीवर्ट जू का ट्रैप में फंसी अपनी वाइफ को बचाने जाना ये रीजन ही काफी है और स्टीवर्ट जू ने डबल ड्रैगन गैदरिंग में जो हमारे सेक्ट के लिए मदद की है उसके लिए हमारा आपकी मदद के लिए जाना ये चीज भी वाजिब है। इसके लिए अगर हम लोग डबल ड्रैगन मैनर में बहस भी करेंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और सारी बातें बिल्कुल क्लियर रहेंगी। क्विलन उन लोगों की बातों के बीच में आता है, उन्हें रोकते हुए कहता है कि रुकिए जरा स्टीवर्ट जू, मुझे आपके ये कारण पर्याप्त लगते हैं, काफी ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये बाकी के लोगों की सहानुभूति सिंपैथी पाने के लिए काफी होगा, तो इसलिए क्या हमें इसमें कुछ और चीजें नहीं जोड़नी चाहिए। तो जुफन भी कोई लंग से खुश होते हुए कहता है कि बहुत अच्छे, तुम ही हो मेरे बंदे, वाकई में इतने लंबे समय तक मेरे साथ रहने की वजह से तुम में भी एक अच्छा दिमाग आ चुका है। हम लोग भले ही डिमोनिक कल्टिवेटर्स हो सकते हैं लेकिन ये लड़ाई न्याय के लिए लड़ी गई थी, इसलिए सैक लीडर जुआन अपने उस एंडलेस लालच के बारे में तो जरूर ही लिखना। तो तुमने मुझसे मेरे 2000 सीक्रेट स्टोन्स को छीनने की कोशिश की थी और साथ ही जो तुमने अपने बेटे को ठीक करने के लिए लड़कियों की जिन एनर्जी उसको चुसवाने की सोची थी, इससे ऐसा लगेगा कि हमने बैटल में डीमंस को शुद्ध करके हेवेंस की मदद की है और बाकी सभी के लिए एक अच्छा उदाहरण साबित किया है। तो भाई सैक लीडर जुआन और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, मुंह खोलते हुए कहते हैं कि क्या अब तुम ये क्या करवा रही हो, तुम कमीने डिमोनिक कल्टिवेटर्स, तुम बहाने के रूप में हेवेंस का इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहे हो, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखने वाला। तो इतना सुनते ही जुफन फिर से यंग मास्टर सायू के
के गले को पकड़ लेता है और उसे भींचने लगता है और एक डेविलिश लुक में उससे कहता है कि जो मैं तुमसे कह रहा हूँ बस वही लिखो, ये बकवास करना बंद करो, क्योंकि जीना या मरना ये अब तुम पर ही निर्भर करता है। जुवेन को फिर से ये सब कुछ करता हुआ देखकर गैसेक्ली रिजवान फिर से सिर्फ गुस्से में दांत पीसता रह जाता है और ना चाहते हुए भी उसे जुवेन की बात माननी पड़ती है। वो उससे कहता है कि रुको रुको, मैं लिख रहा हूँ, जो भी तुमने कुछ कहा वो मैं लिखूंगा।